आपकी सेमेस्टर 1 की जो एग्जाम है वो एमसीक्यू पैटर्न पर हो रही है और सेमेस्टर 1 को पढ़ा हुआ काफी समय हो गया, तो आपने सेमेस्टर 1 को रिवाइज कैसे करना, इससे रिलेटेड कुछ बातें करनी है। तो सेमेस्टर 1 की पढ़ाई करते समय हम स्पेशली मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो मैथ्स की पढ़ाई करते समय यदि आपके पास में रिटन नोट्स हो, क्लास में जो भी कुछ पढ़ाया है वो रिटन नोट्स हो तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज जो बुक है, हिमालय पब्लिकेशन का जो बुक है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, सेमेस्टर 1 के लिए भी सेमेस्टर 2 के लिए भी आ जाएगी वो बुक। लॉकडाउन की वजह से सब डिले डिले होते जा रहे हैं, तो वो बुक या आपके नोट्स आपके सामने रखिए और सामने रखकर चैप्टर 1 से जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, हाँ, जहाँ कुछ समरी होती है, जनरल इंफॉर्मेशन होती है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है, डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन के बाद में ऑब्जर्वेशन, रिमार्क्स, है ना, छोटे छोटे से कुछ इलस्ट्रेशंस होते हैं। तो ये चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़िए। थ्योरम के स्टेटमेंट्स, जहां जहां सिंपल प्रॉब्लम्स होंगे, 3-4 लाइन के जो प्रॉब्लम्स होंगे जिनको आप 1 और 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी चीजों को रिवाइज कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो होगे नहीं, सब कुछ एमसीक्यू पैटर्न में है। इसका मतलब केवल हर जगह आपको ABCD ऑप्शंस दिए होंगे, आपको केवल टिक करना है ऐसा नहीं होगा। कहीं पर ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, तो ये तो और एमसीक्यू से बेटर हो गया। वहां 4 ऑप्शन में से आपको टिक करना है, ट्रू और फॉल्स में से तो 2 ही चीज में से आपको एक टिक करना है। लेकिन कई बार स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर दिया जाता है, तो वो स्टेटमेंट सही तरह से समझना जरूरी है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें नहीं होगी। एमसीक्यू टेस्ट देना, आपको घर में बैठकर टेस्ट देना है, तो वैसे ही वो आसान है, तो चीजों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया जा सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यदि फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रॉब्लम हो गए तो ध्यान दीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स लिखते समय आपका स्पेलिंग करेक्ट हो। और जैसे लाइन इंटीग्रल, एनी इंटीग्रल अलोंग अ कर्व इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। अब यहां पर ब्लैंक दे दिया, तो लाइन इंटीग्रल लिखना है, लाइन इंटीग्रल। तो जो जनरल लिखा जाता है, जिस पैटर्न में लिखा जाता है, बीच में हम कभी लेटर कैपिटल नहीं लिखते, कैपिटल एल ऐसा नहीं लिखते, कैपिटल आई ऐसा नहीं लिखते। डेफिनेशन में यदि आप ठीक से पढ़ें तो कंटिन्यूएशन में मैटर होता है। और जब इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स के प्रॉब्लम यदि हो पेपर में, आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कंपलसरी है, हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन होंगे और वो पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो यदि मान लो फिल इन द ब्लैंक्स के प्रॉब्लम होते हैं, तो आपका स्पेलिंग, इवन अल्फाबेट, वो वहां पर मायने रखेगा, क्योंकि जो आंसर दिए होंगे वो आंसर यदि लाइन इंटीग्रल इस फॉर्म में दिया है, जनरली यही दिया होगा लाइन आंसर, उसके कीवर्ड्स में आंसर ये दिया होगा। और आपने यदि मान लो कैपिटल एल से लाइन इंटीग्रल लिखा या सभी कैपिटल लेटर से लाइन इंटीग्रल लिखा, तो हो सकता है वो आंसर आपका रॉन्ग ट्रीट हो जाए। तो केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखते हुए फिल इन द ब्लैंक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो। जब आप बुक से पढ़ रहे हो तो रीडिंग हैबिट यदि बेटर होगी तो आप इस तरह के क्वेश्चन प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाएंगे। और एक ऑब्जर्वेशन ऐसा देखने में आया है, सेमेस्टर 5 के एग्जाम्स हो गए, सेमेस्टर 3 के एग्जाम्स हो गए, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जो एमसीक्यूज है, तो मैक्सिमम एमसीक्यूज हिमालय की बुक में से अपीयर होते दिख रहे हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर बुक में से ही तैयार हो रहा है, एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं, बट दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो रेडीमेड मटेरियल है, टीचर्स लोगों के लिए भी रेडीमेड मटेरियल है। अलग अलग बुक से क्वेश्चन सर्च करना और फिर उनको क्वेश्चन बैंक के लिए प्रोवाइड करना यूनिवर्सिटी लेवल पे, उससे बेटर है एक जो रेफरेंस बुक है
स्टूडेंट के साथ साथ में लगभग मैक्सिमम जो टीचर्स फैकल्टी है वो भी रेफर करते हैं। तो हो सकता है इस वजह से मैक्सिमम क्वेश्चंस वो बुक में से अपीयर होते दिख रहे हैं। लेकिन लेकिन कुछ चीजें, यानी 40 क्वेश्चंस है तो 40 क्वेश्चंस में से कुछ चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आपको यदि चीजें समझी है, लॉजिकली आप उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, उनके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो एमसीक्यूज तो देना है, घर से बैठकर ही तो देना है। इस सोच से एग्जाम को लाइटली मत लीजिएगा। जिस तरह से हम पढ़ाई करने के लिए कह रहे हैं उस तरह से पढ़ाई कीजिएगा, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन इसके पहले भी हमने एक इंटरेक्शन में डिस्कस किया है, शॉर्ट में रिपीट कर लेते। आपको जो 3 आवर्स का टाइम अलॉट किया होगा वो 3 आवर्स में स्टार्टिंग में ही आप ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ जाता है यूनिवर्सिटी पोर्टल पर, जो भी आपका लॉगिन पासवर्ड होगा उसके थ्रू वो सारा प्रोसीजर करने के बाद, तो उसके बाद वो क्लॉक स्टार्ट हो जाती है, काउंटडाउन शुरू हो जाता है 1 आवर का। वो 1 आवर में आपको अपना पेपर कंप्लीट करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद भी वो कंफर्मेशन मांगता है। जब वो कंफर्मेशन आप क्लिक करते तब आपका पेपर फाइनल सबमिट हुआ। अब कभी कभी ये पूरे प्रोसेस के दौरान कुछ लोगों को डिफिकल्टी जाती है। सेमेस्टर 5 के समय में भी हुआ है, सेमेस्टर 3 के समय में भी हुआ है। एक दो स्टूडेंट्स के फोन आते हैं कि सर मेरा सबमिट नहीं हो रहा है, वो अपने आप सबमिट हो गया, मैंने 10-20 क्वेश्चन सॉल्व किया, पेपर अपने आप सबमिट हो गया। तो इस तरह की यदि कुछ टेक्निकल एरर आपके साथ हो रही हो तब भी आप वो 3 आवर्स में कोशिश कीजिए फिर से रिस्टार्ट करके फिर से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके फाइनल सबमिशन आप छोड़ मत दीजिएगा। यदि उसका सिस्टम ने अपने आप सबमिट कर दिया तो अरे पेपर सबमिट हो गया ऐसा सोचकर आप छोड़ मत दीजिएगा सिस्टम को। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए 3 घंटे के समय में यदि आपका प्रॉपरली सबमिट हो जाता है, जो अभी थोड़ी देर पहले का उस पैटर्न से सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन आपने दिया और सबमिट हो गया तो ठीक है। नहीं हो रहा है, आपने पूरे 3 घंटे में डिफिकल्टी फेस की है, तो ऐसे समय आपका पेपर होने के बाद कॉलेज प्रिंसिपल सर का ईमेल आपके ग्रुप में प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो मेल कीजिएगा, ईमेल कीजिएगा जो भी आपकी डिफिकल्टीज है, किस दिन आपका पेपर था, कौन सा पेपर था, क्या टाइम स्लॉट था, तुम्हारा रोल नंबर क्या है, कौन सा, वो डिटेल्स जो भी तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स है वो पर्सनल डिटेल के साथ जो भी तुम्हारी कंप्लेंट है वो कंप्लेंट ईमेल कर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि सेम डे आप वो कंप्लेंट अपनी प्रिंसिपल ईमेल पर भेज दें। यूनिवर्सिटी ने उसके लिए समय दिया हुआ है, 3 दिन का समय दिया हुआ है, बट आप कोशिश कीजिएगा जिस दिन आपका पेपर हो गया उसी दिन आप ये वर्क कर ले यदि आपका पेपर प्रॉपरली सबमिट नहीं हुआ हो तो। क्यों ऐसा कह रहे हैं? हो सकता है नेक्स्ट डे आपका दूसरा पेपर आ जाए, दूसरा सब ठीक ठाक हो जाए, तो आपको लगा रहे मेरा पेपर तो सबमिट हो गया और पहले वाले के बारे में भूल जाए, तो फिर मुश्किल हो जाएंगी। जिनकी कंप्लेन रजिस्टर होगी ईमेल के थ्रू, प्रिंसिपल सर के ईमेल पर जिनकी कंप्लेंट रजिस्टर होगी, ऐसे पूरी कंप्लेंट्स का एक समरी बनाकर कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा और फिर यूनिवर्सिटी डिसीजन देंगी कि जिन बच्चों के पेपर सबमिट नहीं हुए हैं किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, तो उनका क्या करना है, उनकी री एग्जाम लेना है। तो लास्ट टाइम री एग्जाम कॉलेज लेवल पे कंडक्ट की गई थी, ठीक है। तो लेकिन यह सब तभी पॉसिबल है जब आपकी कंप्लेन, लीगल कंप्लेन, यदि सही में प्रॉब्लम आई है तो। केवल कंफर्मेशन करने के लिए मैं चेक कर रहा था मेरा पेपर सबमिट हुआ है नहीं हुआ, तो ये काम मत कीजिएगा। आपको समझ में आएगा सबमिट हुआ है प्रॉपरली तो आपको समझ में आएगा, नहीं हुआ है तो आप डिफिकल्टी फेस कर रहे होगे 3 घंटे में। तो ये एक स्टेप यूनिवर्सिटी ने ली है। यदि किसी टेक्निकल रीजन की वजह से आपका पेपर सबमिट नहीं हो पा रहा है। बीच में एक और न्यूज पढ़ने में आई थी कि जो पोर्टल बनाया है वो पोर्टल पूरे समय वॉच कर रहा है, आपको अपना कैमरा ऑन रखकर पेपर देना है और
स्टार्टिंग में वो आपकी इमेज कैप्चर करता है, 3-4 एंगल से आपकी इमेज कैप्चर करता है। जब आप ओके करते हैं अपनी इमेज को, तो वो इमेज के साथ वो पूरे समय जितने समय आप पोर्टल के सामने, वो उसको आइडेंटिफाई करते रहता है। तो परीक्षा के दौरान कोई भी अनफेयर मीन्स अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, कोई भी डिफरेंट साइट्स पर ना जाएं, इवन बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स ये ना हो। सॉल्व करने के लिए जितना ज़रूरी है उतना समझ में आता है। वाटर बॉटल साथ में रखें, जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं पहले से, हाँ, स्टेशनरी, रफ पेजेस जो भी लेने हैं सब साथ में रखें। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश न करें। बीच में जो न्यूज़ पढ़ने में आई थी वो ये कि सिस्टम ने कुछ आइडेंटिफाई किया है कि कितने लोग पेपर के दौरान या तो जगह छोड़कर गए हैं, या कुछ डिस्टरबेंस हुआ है, वॉइस का डिस्टरबेंस हुआ है, कोई फेसेस अपीयर हुए हैं, या उन्होंने डिफरेंट साइट ओपन करने की कोशिश की। यदि मान लो आप अपनी तरफ से ऐसा कुछ कर रहे हैं और उस कारण से आपका पेपर सबमिट नहीं हो रहा है या ऑटो सबमिट हो जा रहा है, तो ये सब उनके पोर्टल पर रजिस्टर हो जाता है। तो इसलिए ऐसी कोई भी चीज ना करें, ईमानदारी से पढ़ाई करके पेपर दे दें, जितना आता है उतना सॉल्व करें, और यदि सही तरह से पढ़ाई की होगी तो हमको नहीं लगता है कि पास होना मुश्किल होगा। आप आराम से 40 क्वेश्चंस में से ऐसा कह सकते हैं 20-25 क्वेश्चन, बिल्कुल आपने बेसिक पढ़ा होगा, आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड की होगी, समझ समझ के यदि क्लासेस अटेंड की होंगी, तो 20-25 क्वेश्चंस तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 10-15 क्वेश्चंस की जो बात है उसके लिए थोड़ा सा सेल्फ स्टडी की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हो गए वो, तो वो डिपेंड करता है आपने कैसे पढ़ाई की है उस पर। तो ये कुछ जनरल बातें थी एग्जाम से रिलेटेड। ऑलरेडी इसके पहले अपना एक इंटरेक्टिव सेशन हो गया है, फिर भी आज समय मिला तो हमने सोचा रिवाइज कर लें चीजों को। यदि आपके कुछ डाउट्स अभी भी बचे हुए हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक ये क्वेरी आई है, मैथ्स में सबको सेम क्वेश्चन आएंगे क्या? कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। क्वेश्चन बैंक है यूनिवर्सिटी के पास हर यूनिट के 30-30 क्वेश्चंस का, ठीक है? तो हर यूनिट के 30 क्वेश्चन यानी 120 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है। अब वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम एट रैंडम 10 क्वेश्चन वहां से पिक करेगा। तो वो 10 क्वेश्चन हमारे सिस्टम में शायद अलग हो सकते हैं, किसी के सिस्टम में अलग हो सकते हैं। ओके, तो ये जरूरी नहीं कि हर किसी को सेम क्वेश्चन हो गए। पहली बात, वो अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन का लेवल ऑलमोस्ट एक जैसा है। हाँ, कहीं पर कुछ सिंपल हो गया तो कहीं पर कोई यूनिट में थोड़ा सा उसका थिंकिंग लेवल ज्यादा होगा। हाँ, तो मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब एमसीक्यू की बात करते हैं, कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो एकदम हाई फाई क्वेश्चंस नहीं होंगे। हाँ, जैम के क्वेश्चंस नहीं होंगे, आईआईटी जी के क्वेश्चन नहीं होंगे। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो कोर्स है, बीएससी का कोर्स है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो 30 क्वेश्चन में से कोई भी 10 क्वेश्चन हर यूनिट के अलग अलग स्टूडेंट को आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी, यदि मान लो जो भी सिस्टम रहा होगा, अब उसके डिटेल्स तो नहीं पता, जो भी सिस्टम रहा होगा, यदि मान लो 10 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया सिस्टम ने, वो तुमको आ गए और वो हमको आ गए, तो ये जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में तुमको आ रहे उसी ऑर्डर में हमको आएंगे। वहां ऑर्डर चेंज हो सकता है, क्वेश्चंस का ऑर्डर चेंज हो सकता है। इसीलिए हमने कहा कि ओवर स्मार्ट बनकर पेपर सॉल्व न करें प्लीज। आप इंडिविजुअल पेपर दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई के साथ पेपर दे रहे हैं, ये चीज को ध्यान में रखते हुए पेपर सॉल्व करें। यदि पढ़ाई ठीक ठाक है तो 20-25 क्वेश्चन तो आप आसानी से पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। 10-15 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एप्लीकेशन ओरिएंटेड होगा, कुछ कॉम्बिनेशन होंगे, दो अलग अलग टॉपिक के, मतलब एक ही यूनिट के दो अलग अलग चीजों को क्लब करके क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ठीक है? दो सेंटेंसेस दिए होंगे, और एक का नंबर 1, एक का नंबर 2, और उसके साथ 4 ऑप्शन होंगे, 1 and 2 बोथ आर ट्रू, 1 is true, 2 is false, 1 is false, 2 is true, बोथ आर फॉल्स। अब जब इस तरह के यदि क्वेश्चंस आते हैं तो वो जो दो स्टेटमेंट है, वो दो स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा आप बुक में से पढ़ रहे होंगे या फिर
आप ढूंढने की भी कोशिश करें तो गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए एग्जाम के दौरान ऐसा कुछ न करें जो अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आ जाए। वो स्टेटमेंट थ्योरम के स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स होते हैं। हो सकता है थोड़ा सा उसको कहीं पर नॉट डालकर दे दिया गया हो, कहीं नॉट होगा तो उसको निकाल कर दे दिया गया हो। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग यदि सही होगी, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग सही होंगी, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है बहुत सावधानी से अटेम्प्ट कीजिएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आपके लिए फर्स्ट एग्जाम है ये एमसीक्यू पैटर्न में। हाँ, लेकिन एमसीक्यू पैटर्न की टेस्ट आपने जो टॉपिक अपने चल रहे थे यूनिट, हर यूनिट के बाद जो अपन ने टेस्ट ली, हाँ, कुछ प्रीमियम शो के बाद में आपको 5 क्वेश्चंस का सेट दिया हुआ था, यदि वो ध्यान में होंगे तो एक बार उनको रिकॉल कर लीजिएगा, उससे भी हेल्प हो सकती है ना। वो सैंपल क्वेश्चंस मान लीजिएगा आप, हर यूनिट के बाद जो जो भी टेस्ट हुई है आपका प्रीमियम शो के बाद में आपका फीडबैक टेस्ट जिसको कहा है, या फिर क्लास में बाकी सब्जेक्ट बाकी यूनिट के बाद में भी जो टेस्ट टॉपिक वाइज हुई थी, वो सब हेल्प करेंगे आपको आपकी फाइनल एग्जाम के लिए। सो ऑल द बेस्ट। मिलेंगे फिर आपकी एग्जाम के बाद। टिल देन टेक केयर। आप स्वस्थ रहें, घर में सभी का ध्यान रखें, जो भी नॉर्म्स है कोरोना नॉर्म्स उसको प्रॉपरली फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि सेहत होगी तो सब कुछ हम कर सकते हैं। सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें अपनी और अपने घर वालों की। हम सेफ है तो सोसाइटी, समाज, ये सब सेफ होगा। और डेफिनेटली ये सारी जो मुसीबतें हैं इनसे जल्दी ही निकल जाएंगे। बस हिम्मत बांधे रखना जरूरी है, क्योंकि अभी उसी का सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे समय यदि हम हिम्मत हार जाएं तो फिर मुश्किलें को आने के लिए रास्ता मिल जाता है। तो अपना करेज बनाए रखें, घर वालों के लिए भी आप हेल्पफुल है, अपना ध्यान रखें, सब लोगों का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।